हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास 12 फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज का लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम बात करने वाले हैं आज के लेक्चर में कूलॉम के नियम की, जिसे हम इंग्लिश में कूलॉम्स लॉ कहते हैं। तो कूलॉम्स लॉ इस चैप्टर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसका यूज होगा, इसलिए इस लेक्चर को काफ़ी आपको ध्यान से देखना होगा। एक एक टॉपिक को, एक एक पॉइंट्स को मैं क्लियर करूँगा। तो इसे देखिए, हमने बिंदु आवेश के बारे में पिछले लेक्चर में चर्चा किया है। तो बिंदु आवेश क्या होते हैं? यदि कोई भी आवेश, कोई आवेशित वस्तु है, यदि उसका आकार उससे दूर स्थित आवेश की तुलना में, दूरी की तुलना में वो बहुत क्या हो, सूक्ष्म हो, तो उसे हम बिंदु आवेश मान सकते हैं। सपोज एक बॉल ले लें इतना बड़ा सा, उस पर छोटे छोटे चार्ज बिखरे हुए हैं और एक छोटा सा चार्ज है। तो एक मान लीजिए इतना बड़ा चार्ज है, तो इसे तो पॉइंट चार्ज यानी बिंदु आवेश मान सकते हैं, लेकिन इतने बड़े चार्ज को तो बिंदु आवेश नहीं मान सकते हैं ना। मान सकते हैं एक स्थिति में। मान लीजिए एक चार्ज मेरे पास है इतना बड़ा, एक चार्ज आपके पास है, वो आप बहुत दूर हैं हमसे। तो आपसे और हमारी दूरी के बीच ये जो चार्ज हैं वो बहुत छोटे हैं, ठीक है। आप देखेंगे तो ये भी छोटा सा दिखाई देगा, मैं आप तक देखूं तो भी वो छोटा सा दिखेगा, हालांकि देख तो नहीं सकते हैं, फिर भी बहुत दूरी के सापेक्ष में है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ये पिछले लेक्चर में भी हम बात कर चुके हैं। तो कूलॉम ने बताया कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच, इस बात को लिख लेते हैं फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, बल। देखिए, दो प्रकार के बल लगते हैं। समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। ये बात हम कर चुके हैं। जैसे कि आपको बताया गया पहले, प्लस प्लस में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, है ना, रिपेल करेंगे, और माइनस माइनस भी क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। पर प्लस और माइनस क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर ये आर का मतलब रिपेल है और ए का मतलब क्या है, अट्रैक्ट है, ठीक है। तो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों बिंदु आवेशों की मात्राओं कहिए या परिमाण कहिए, ठीक है, दोनों बिंदु आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की ऐसे लिखें, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो ये कूलॉम अंकल ने बताया था, कूलॉम नामक साइंटिस्ट ने बताया था। देखिए चार्ज कैसे होंगे। मान लीजिए एक चार्ज यहाँ पर है, मान लीजिए प्लस Q चार्ज है, Q1, और एक दूसरा चार्ज है हमारा यहाँ पर प्लस Q2, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की दूरी मान लेते हैं क्या है, R है, ठीक है। ये 1 है, ये 2 चार्ज है, और ये इनके बीच की दूरी है, ठीक है, R डिस्टेंस पर है, सपोज ऐसे मान लीजिए। तो ये इसको दोनों चार्ज देखिए क्या है, प्लस प्लस है, आप माइनस माइनस भी ले सकते हैं या प्लस माइनस भी ले सकते हैं, ठीक है। बल आपको समझना है कि दो बिंदु आवेश होंगे, ठीक है। अब देखिए ये बल लगेंगे, तो साथ ही उन्होंने एक बात और बताया कि लगने वाला जो बल है वो इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो ये रेखा है ना, सेंटर से, सेंटर की दूरी यहाँ पर लेना है हमको। तो यहाँ पर तथा यहाँ पर इन्होंने ये भी बताया, तथा लगने वाले बल की दिशा, ठीक है, लगने वाले बल की दिशा दोनों आवेशों
आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। ठीक है, ये भी उन्होंने बताया। ये कंप्लीट इनका स्टेटमेंट है, इसे आप अच्छे से लर्न करिएगा। ठीक है, अब देखिए बल अनुदिश लगता है। अनुदिश मतलब इसी रेखा पर लगेगा। ठीक है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो ये ज्वाइनिंग लाइन है इसी पर बल लगेगा, चाहे तो ये इधर लगे या फिर इधर लगे, पर इसी लाइन के सीध में लगेगा। ऐसा भी हो सकता था कि ये इधर रिपेल कर दे, इधर कर दे या इधर कर दे, पर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आवेश हमेशा इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश इसी लाइन पर ही लगेगा। ठीक है, अब देखिए ये वाला इस पर बल लगाएगा इधर की तरफ, और यह आवेश इस पर इधर की ओर बल लगाएगा। ये बल मान लीजिए है। अब बल को कैसे निरूपित करेंगे? देखिए बल को निरूपित करने के लिए 1 पर बल लग रहा है, किसके द्वारा? 2 के द्वारा। ठीक है, किस पर? 1 पर बल लग रहा है 2 के द्वारा। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे हम। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हम इस तरह से लिखेंगे। ठीक, और अगर 2 पर इस बल की बात करें तो 2 पर बल लग रहा है किसके कारण? 1 के कारण। 1 इस पर बल लगाएगा इधर की तरफ, तो ये वेक्टर फॉर्म में भी इसे हम लिख सकते हैं। ये वेक्टर फॉर्म है, आगे हम इस पर और डिस्कस करेंगे। पहले इस स्टेटमेंट को देखते हैं। गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है आवेशों के, तो लगने वाला बल को किससे निरूपित किया जाता है? F से। तो F प्रोपोर्शनल हो जाएगा क्या? Q1 Q2। देखिए यहाँ पर लिखा है दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट है। और दूसरा, लगने वाला जो बल है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, बीच की दूरी के वर्ग के, और बीच की दूरी क्या है? r है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम? r² लिख देंगे। ये हमारा रिलेशन मान लीजिए 2 है। अब अगर इन दोनों नियमों को हम मिला दें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान r², इतना लिख सकते हैं। यह इनका नियम है। अब जानते हैं अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट ले आते हैं। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट आने वाला है वो क्या आएगा? F। यहाँ पर एक कांस्टेंट उन्होंने दिया स्मॉल k, क्या? k Q1 Q2 अपान क्या? r²। तो ये उन्होंने फार्मूला दिया, जहाँ पर k क्या है? अनुक्रमानुपाती नियतांक है। यहाँ पर लिख लेते हैं, जहाँ k एक स्थिरांक है या अनुक्रमानुपाती नियतांक है, स्थिरांक है, इसका मान, देखिए ये ऐसा यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है कि इसका मान फिक्स रहेगा हमेशा के लिए। जैसे कि आप गुरुत्वाकर्षण बल में जी का मान, कैपिटल जी का मान देखे थे, वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, हमेशा एक ही रहेगा, बदलेगा नहीं। पर इस के का मान जो होता है वो बदल भी सकता है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे इसका मान दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर डिपेंड करता है। माध्यम कैसा है उस पर डिपेंड करेगा। माध्यम जैसा होगा बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है के का मान। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे इसका मान इनके या आवेशों के बीच के इसका मान आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक है, माध्यम पर निर्भर करता है। तो
ये होता है। अब यहाँ पर आगे हम सॉल्व करें तो के की कुछ और वैल्यू, न्यूमेरिकल्स वैल्यू होती हैं। के की एक और वैल्यू होती है, के का न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 9 गुणे 10 के पावर 9। ठीक है, अब इसका मात्रक क्या होगा ये जानने के लिए देखिए, अगर यहाँ से हम इसको सॉल्व करें तो के को हम यहीं रहने दें, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लें तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा एफ आर स्क्वायर अपान Q1 Q2 कर लें। अब यहाँ से हम इसका मात्रक निकाल सकते हैं। ये क्या है, बल, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, और r क्या है, दूरी है, दूरी का वर्ग है, दूरी का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, और नीचे क्या है कूलाम, डबल है स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो k का ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। ठीक है, अब हम k को थोड़ा और डिफाइंड करना चाहते हैं। यदि हम k को थोड़ा सा और डिफाइंड करें तो k की एक और वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन कहना है, ई नहीं कहना है, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पर 1/4 पाई तो एक कांस्टेंट ही है, पर ये एप्सिलॉन एक और नया कांस्टेंट आ गया है, और यह एप्सिलॉन का जो मान होता है यहाँ पर लिखेंगे, जहाँ एप्सिलॉन नॉट निर्वात, देखिए निर्वात के साथ साथ ये वायु के लिए भी हम मान लेते हैं, इसलिए मैं यहाँ दोनों बातें लिख दे रहा हूँ। निर्वात या वायु, निर्वात या वायु की विद्युतशीलता है, विद्युतशीलता है, निर्वात या वायु की विद्युतशीलता है। हालांकि निर्वात से वायु की जो विद्युतशीलता है वो थोड़ी सी अधिक होनी चाहिए, पर ऐसा हम सवालों में सॉल्व करने के लिए वायु या निर्वात के लिए हम एप्सिलॉन ले लेते हैं, इसमें उतना ही वैल्यू मान लिया जाता है। अब अगर इस k की वैल्यू को इस फार्मूले में रखें तो यहाँ पर देखिए हमारा फार्मूला निकल कर आएगा F इज इक्वल टू, के की जगह पे हम यहाँ पर मान को भर दें तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्या होगा Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये फार्मूला आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा पूरे इस चैप्टर में, तो आप इसे अच्छे से लर्न कर सकते हैं यहाँ तक के लिए। ठीक है, अभी मान लीजिए इन चार्जेस के बीच कोई भी कोई भी और अन्य पदार्थ नहीं है, केवल वायु या निर्वात है, तब तो हम यही फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखना एक बात और समझ लीजिए, ये जो विद्युतशीलता है एप्सिलॉन, ठीक है, निर्वात या वायु की विद्युतशीलता एप्सिलॉन है, ये क्या है, हर में है। तो अगर एप्सिलॉन 0 का मान बढ़ेगा तो F का मान क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, अगर इसका मान घटेगा तो इसका मान बढ़ेगा। एक बात और आपको बता दें, इस शब्द से कोई अगर क्रिएटिव बच्चा है तो ये सोच सकता है कि सर विद्युतशीलता का मतलब क्या होता है। जैसे विद्युतशीलता का मतलब बढ़ने वाला। अच्छा, एक शब्द सुना होगा आप लोगों ने, सहनशीलता। जिसकी सहने की क्षमता ज़्यादा हो उसे हम क्या कहते हैं, सहनशील कहते हैं, यानी सहनशीलता उसमें ज़्यादा है। तो जब ये विद्युतशीलता है तो अगर इसके बढ़ने से इसके बीच वैद्युत बल का मान बढ़ना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि इसके बढ़ने से यहाँ पर बल का मान घट रहा है। सर ऐसा क्यों होता है? देखो इस बात को समझ लीजिए थोड़ा सा अच्छे से। देखिए इस विद्युतशीलता का अर्थ ये होता है कि एप्सिलॉन जो है इसके बीच का माध्यम है, और इस विद्युतशीलता का मतलब ये इसके बल को नहीं बढ़ा रहा है बल्कि अपने एरिया को बढ़ा रहा है, यानी जो पदार्थ उसमें होगा उसकी कैपेसिटी को यानी अवरोध करने की क्षमता को बढ़ाता है। इसलिए हम इसे विद्युतशीलता कहते हैं, इसके बीच के अवरोध के लिए। ठीक है, बीच के अवरोध से समझना है। ऐसा नहीं कि विद्युतशीलता बढ़ रही है तो सर बल का मान बढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, उम्मीद है इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं।
आगे देखेंगे स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर कुछ और बातें जान लेते हैं। एप्सिलॉन 0 जो है, ठीक है, अगर हम एप्सिलॉन 0 का मान निकालना चाहें तो क्या होगा? तो पहले एप्सिलॉन 0 को यहाँ कर देते हैं, इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो एप्सिलॉन 0 यहाँ आ जाएगा और ये हो जाएगा 1/4 पाई और साथ में यहाँ f आ जाएगा और ये है Q1 Q2 और अपान क्या होता है R², ठीक है। तो एप्सिलॉन जो 0 का मान होता है, एप्सिलॉन 0 का जो मान आंकिक मान होता है वो होता है 8.854 गुणे 10⁻⁻12 इतना होता है। और इसका मात्रक लिखने के लिए हमने ऐसा कैलकुलेशन किया है। तो आप देखिएगा ऊपर अंक हैं, ये Q गुणा होगा, यानी यहाँ हो जाएगा कूलाम स्क्वायर और हर में क्या है, ये दोनों कांस्टेंट हैं। ये F क्या है, बल का मात्रक न्यूटन और ये मीटर स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, हर में चला आएगा। तो एप्सिलॉन 0 की ये वैल्यू होती है। अब हम आगे बात करेंगे थोड़ा सा और कि यदि इसके बीच निर्वात या वायु है तब तो हम यहाँ पर निर्वात या वायु की विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 ही रखेंगे। पर यदि दोनों आवेशों, मान लीजिए हमारे पास जो चार्ज है, मान लीजिए दोनों आवेशों के बीच जो है यहाँ पर माध्यम आ जाए, ठीक है, कोई भी माध्यम आ जाए, देखिए माइका भी हो सकता है, जल भी हो सकता है, कुछ भी आ सकता है, तो कोई और मीडियम आ जाए और उस माध्यम की जो विद्युतशीलता है वहाँ पर हम क्या मान लें, एप्सिलॉन मान लें। देखिए एप्सिलॉन 0 इसलिए मानते हैं क्योंकि ये निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात में कुछ नहीं होता है, 0 का भी मतलब कुछ नहीं होता है, इसलिए हम इसे एप्सिलॉन 0 लिख देते हैं। अब हम कह रहे हैं कि यदि माध्यम है तो उसके विद्युतशीलता को यदि हम एप्सिलॉन माने तो इस फार्मूले को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखें, यदि आवेशों के बीच में रखे, यदि आवेशों के बीच कोई माध्यम है जिसकी विद्युतशीलता जिसकी विद्युतशीलता एप्सिलॉन हो, तो फार्मूले में क्या लिखेंगे, 1/, देखिए F बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान R²। तब हमें क्या करना होगा, केवल एप्सिलॉन लिखना होगा, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा और एक बात डिस्कस करेंगे। देखिए एक चीज़ होता है परावैद्युतांक, ठीक है, तो एक शब्द आता है परावैद्युतांक का, उसे भी समझते हैं, फिर इस रिलेशन को थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। एक शब्द आएगा परावैद्युतांक, ठीक है, जिसे इंग्लिश में डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। अब परावैद्युतांक क्या होता है, देखिए किसी माध्यम में माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को हम क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। तो इसकी परिभाषा को भी लिख लेते हैं हम, तो देखिएगा क्या होगा, किसी माध्यम के लिए
माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता E एप्सिलॉन मतलब विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है, इसे के से प्रदर्शित, कैपिटल के से प्रदर्शित करते हैं, के से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार हम क्या लिख सकते हैं, देखिए तो के बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल के बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पर एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन 0 और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो दैट इम्प्लाइज हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन इज इक्वल टू, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एप्सिलॉन 0 इंटू कैपिटल के हो जाएगा। अब इस एप्सिलॉन 0 के वैल्यू को, ठीक है, एप्सिलॉन के वैल्यू को क्या करें, इस समीकरण में लाकर रखें तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे अतः हम लिख सकते हैं कि F बराबर यहाँ पर हो जाएगा 1/4 पाई, एप्सिलॉन की जगह पर हम लिख देंगे एप्सिलॉन 0 इंटू कैपिटल के, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा Q1 Q2 अपान R²। तो एक फार्मूला यह भी हो जाएगा। ठीक है, मोस्टली आपको ये भी फार्मूला देखने को मिल सकता है। देखिए आपको ध्यान रखना है, यदि केवल निर्वात या वायु है तो आप ये फार्मूला लगाएंगे, यदि कोई माध्यम वहाँ पर उपस्थित है तो आपको ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। और अब आप देखिए कि निर्वात या वायु के लिए, ठीक है, निर्वात के लिए, निर्वात या वायु के लिए के का जो वैल्यू 1 होता है क्या होता है, 1 होता है। तो हमें फिर से इसे अगर लिखना चाहें तो इसलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लिख सकते हैं और ये हो जाएगा Q1 Q2 अपान R², ऐसा लिख सकते हैं। तो दोनों में से कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिखेंगे, पर के का वैल्यू 1 हो जाता है इसलिए आप यह भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट ये वीडियो आपको कैसा लगा, यहाँ तक इतना समझ में आ गया सभी को? यदि इतना समझ में आ गया हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।